हार जीत तो परिणाम है, कोशिश हमारा काम है। नमस्कार दोस्तों, मैं मनमोहन सविता आपके लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूँ कुमार गौरव करंट अफेयर नोट्स। जी हाँ दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कुमार गौरव करंट अफेयर नोट्स, जो कि आपको काफ़ी शॉर्ट माध्यम से आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। सभी क्वेश्चन में इतने शॉर्ट माध्यम से आपको प्रोवाइड कराऊंगा, आप एक एक क्वेश्चन को याद कर लेंगे। और यह वीडियो आपको पता है कि आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की दृष्टि से कितना इंपॉर्टेंट रहती है, और इसी को ध्यान में रखते हुए मैं सभी प्रश्नों को आपके लिए शॉर्ट हैंड रिटन नोट्सों के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। तो आपको अंत तक पूरी वीडियो को देखना है और एक बार बताना है कि आपको यह वीडियो कैसी लगती है। दोस्तों, आज का हमारा पहला ही क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, तो आइए समझते हैं इसकी प्रमुख सुर्खियों को और जानेंगे इसके बारे के सभी प्रश्न। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है हमारा कि परमाणु वैज्ञानिक का निधन। तो हाल ही में यदि हम बता दें कि चर्चा का विषय बने हुए डॉक्टर अब्दुल खान परमाणु वैज्ञानिक थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। दोस्तों, इनका जन्म तो भारत में हुआ था, परंतु यह पाकिस्तान के परमाणु जनक थे और इसीलिए यह चर्चा का विषय बने हुए हैं। बात करें यदि डॉक्टर अब्दुल खान की, तो इनका जन्म 1936 में भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ था, परंतु यह पाकिस्तान के परमाणु जनक थे और इन्हीं को पाकिस्तान के द्वारा 3 प्रेसिडेंशियल अवार्ड भी प्रदान कर दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, यानी एक ही व्यक्ति को, डॉक्टर अब्दुल खान को 3 बार राष्ट्रपति के द्वारा यह प्रेसिडेंशियल अवार्ड सम्मानित किया जा चुका है और इसीलिए यह हमारी परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आपसे पूछा जा सकेगा कि ऐसे कौन से वैज्ञानिक हैं जिनको पाकिस्तान ने 3 बार प्रेसिडेंशियल अवार्ड से सम्मानित किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर अब्दुल खान। जैसे इनका नाम है डॉक्टर अब्दुल रहीम खान, आपको याद रखना है। अब हम देखेंगे भारत से संबंधित कुछ परमाणु से संबंधित जानकारियां। भारत की यदि हम बात करें, भारत परमाणु जनक, तो यह थे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा यह भारतीय परमाणु के जनक थे और पहली बार जो परमाणु का परीक्षण हुआ था यह 1934 में पोखरण राजस्थान में किया गया था और इसका नाम रखा गया था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। इसी के साथ सेकंड परमाणु जो टेस्ट हुआ था यह 1998 में हुआ था और यह भी पोखरण राजस्थान में हुआ था और इस ऑपरेशन का नाम रखा गया था ऑपरेशन शक्ति। तो यह 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको इस क्वेश्चन से याद रखने हैं। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अब हम शुरुआत करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारे लिए नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, तो आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं और इसके अंदर की सभी जानकारियों को खंगालते हैं। दोस्तों, पूछा गया है कि 2036 का ओलंपिक कहां होने की संभावना है। तो दोस्तों, यदि हम बता दें कि 2036 का जो ओलंपिक होने वाला है, इसकी घोषणा या इसकी संभावना की बात कही गई है। किसके द्वारा? तो अंतरराष्ट्रीय जो ओलंपिक संघ के महाअध्यक्ष हैं, ठीक है दोस्तों, अभी थॉमस बॉक, और इन्हीं के साथ या हम बात करें एक हमारे भारत के हैं जो ओलंपिक संघ के कौन है, हेड हैं, नरेंद्र बत्रा। इनके द्वारा यह बात कही गई है कि 2036 के ओलंपिक भारत में होने की संभावना है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? तो भारत में 2036 के जो ओलंपिक होने वाले हैं, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, यह भारत में होने की पूरी संभावना है। और इनका उद्घाटन कहां पर होगा? तो आपको पता है मोटेरा स्टेडियम, जिसका नया नाम अब रख दिया गया है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, इसमें इसका उद्घाटन हो सकता है। अब मैं आपके लिए एक लिस्ट लेकर आया हूं जिसे आपको नोट डाउन करना है या फिर इनका स्क्रीनशॉट लेना है। तो ऐसे आप समझिए कि 2021 का जो ओलंपिक हुआ था यह 32वें नंबर का था और यह टोक्यो ओलंपिक कहलाया। इसी के साथ 2024 का जो ओलंपिक होगा यह 33वें नंबर का होगा और पेरिस में होने वाला है। 2028 का यह 34वें नंबर का होगा और यह लॉस एंजलिस में होने वाला है, यानी अमेरिका में होने वाला है। 2032 का यह 35वें नंबर का है और ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में यह होगा, यह बात तय है। लेकिन 2036 का 36वें नंबर का ओलंपिक होगा, यह भारत में होने की पूरी संभावना है, जो कि यह संभावना किसके द्वारा जताई गई है? नरेंद्र बत्रा जी के द्वारा। ठीक है दोस्तों, आपको यह जानकारी काफी पसंद आई होगी। अब हम शुरुआत करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की और इसमें भी आपको प्रमुख जानकारियां देने वाला हूं। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस यह 11 अक्टूबर को मनाते हैं। इसी के साथ आपको एक छोटा सा पॉइंट याद रखना है, राष्ट्रीय बालिका दिवस यह 24 जनवरी को मनाते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस तो यह 11 अक्टूबर को मनाते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं 11 अक्टूबर, और राष्ट्रीय बालिका दिवस यह 24 जनवरी को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की थीम रखी गई है डिजिटल जनरेशन अवर जनरेशन। डिजिटल जनरेशन अवर जनरेशन 2021 की अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में थीम रखी गई है। इसकी घोषणा कब की गई थी?
तो 2015 में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की घोषणा की गई थी। तो ये सारी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से याद रखनी थी। अब हम बात करेंगे कि ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो कि हमारी परीक्षा की दृष्टि से और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल है। क्वेश्चन नंबर 4, नदी पशुपालन कार्यक्रम यह किसके द्वारा चलाया गया है? तो यह गढ़मुक्तेश्वर यानी जो कि उत्तर प्रदेश में हापुड़ के पास स्थित है, यहां से नदी पशुपालन कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? तो पुरुषोत्तम रूपाला जो कि मत्स्य और पशुपालन मंत्री हैं, इनके द्वारा गढ़मुक्तेश्वर नदी पशुपालन कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो मछली उत्पादन को बढ़ावा मिल सके, इसीलिए नदी पशुपालन कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इसमें उत्तर प्रदेश से शुरुआत की गई है, जबकि इसमें अन्य राज्य भी शामिल हैं। इन राज्यों में कौन कौन से राज्य शामिल हैं? तो यह मैं आपके लिए लिखकर लेकर आया हूं, उत्तराखंड, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे आप जरूर देखिए और यह आपके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाला है। जिस प्रकार से यूपी ट्रिपल पेट में लाइट हाउस से जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें भी कई राज्य शामिल थे, इसी प्रकार से नदी पशुपालन कार्यक्रम है, इसमें भी उत्तर प्रदेश के अलावा 3 अन्य राज्य भी शामिल हैं। तो यह क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसे आप नोट जरूर कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा यह क्वेश्चन। तो यह बनने वाला है, 100% बनने वाला है क्वेश्चन। इसी के साथ आपको क्वेश्चन नंबर इसमें देखना है एक इंपॉर्टेंट फैक्ट कि पहली महिला एनडीआरएफ की टुकड़ी यह कहां पर लगाई गई थी? तो यह भी गढ़मुक्तेश्वर यूपी में ही लगाई गई थी। तो इससे आपको याद रखना है दोनों प्रश्न, नदी पशुपालन कार्यक्रम यह भी गढ़मुक्तेश्वर उत्तर प्रदेश से स्टार्ट की गई है और भारत की पहली महिला एनडीआरएफ की टुकड़ी यह गढ़मुक्तेश्वर से इसे तैनात किया गया था। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यह आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफी हेल्पफुल रहने वाला है और यह आपको जानकर काफी अच्छा भी लगेगा। क्वेश्चन है हमारा कि 4th सत्यजीत रे पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो हाल ही में आपको पता है सत्यजीत रे पुरस्कार प्रदान किए गए हैं और इसमें जो हम बात करें कि बी गोपाला यह तेलुगु इंडस्ट्रीज के मालिक हैं, या मालिक नहीं दोस्तों, यह तेलुगु जो इंडस्ट्री है इससे संबंधित हैं और बी गोपाला को हाल ही में सत्यजीत रे पुरस्कार प्रदान किया गया है और इस पुरस्कार में इन्हें 10,000 रुपये भी प्रदान किए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो वन लाइनर शॉर्ट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, ज्यादा हम इसमें देखेंगे तो इसके लल्लन टॉप बातें जान लेते हैं, यह हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। बात करें यदि कि 51वां दादा साहिब पुरस्कार यह रजनीकांत को दिया गया था। इसी के साथ आर्यभट्ट पुरस्कार जो हाल ही में दिया गया है यह DRDO के हेड डॉक्टर सतीश रेड्डी जी को दिया गया है। इसी के साथ साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 यह अब्दुल रजाक गुरनाहा को दिया गया था। इसी के साथ इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर यह विश्वजीत चटर्जी को दिया गया था। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखने हैं ये लल्लन टॉप प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा और काफी इंपॉर्टेंट हेल्पफुल क्वेश्चन है, तो इसे भी आप 1 मिनट में देख लीजिए। तुर्की से संबंधित सभी जानकारी मैं आपको इस क्वेश्चन में देने वाला हूं। तुर्की ग्रैंड प्रिक्स विजेता कौन बना है? तो आपको पता है कि तुर्की ग्रैंड प्रिक्स का आयोजन चल रहा है और इसमें पहले स्थान पर जो आए हैं वह वाल्टोरी बोटास जो कि मर्सिडीज के चालक हैं और यह फिनलैंड से संबंधित हैं। ठीक है दोस्तों, मर्सिडीज के ये चालक हैं और फिनलैंड से यह संबंधित हैं। वाल्टेरी बोल्टास के द्वारा तुर्की ग्रैंड प्रिक्स विजेता हो गए हैं। अब हम देखेंगे कुछ तुर्की से संबंधित स्पेशल बातें, जैसे तुर्की की राजधानी है अंकारा और इसका प्राचीन नाम था कुस्तुनतुनिया। आपने सुना होगा कुस्तुनतुनिया, और इसी को हम यूरोप का मरीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को हम यूरोप का मरीज भी कहते हैं। इसे यूरोप का मरीज क्यों कहते हैं? तो आपको पता है कि बाल्कन देशों में रहने वाली विभिन्न जातियां अपनी स्वतंत्रता के लिए आंदोलन करने लगीं और धीरे धीरे तुर्की की हालत खराब हो गई, इसीलिए इसे यूरोप का मरीज कहा जाता है। यदि बात करें यहाँ के प्रधानमंत्री हैं बिन अली यल्दरम और यहाँ की मुद्रा का नाम है न्यू टर्किश या लीरा। न्यू टर्किश लीरा इसकी नई मुद्रा है। दोस्तों यदि हम बात करें, यह देश अकेला मुस्लिम बहुमत वाला देश है जो कि धर्मनिरपेक्ष है। यहाँ की भाषा का नाम है तुर्की भाषा। ठीक है दोस्तों, और इसकी नई मुद्रा का नाम क्या है? तो इसकी नई मुद्रा का नाम है टोमान। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। अब हम शुरुआत करेंगे एक ऐसे प्रश्न की जो कि और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यह आपकी जानकारी को और भी ज्यादा अच्छा बनाएगा। तो आइए इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है मालाबार युद्धाभ्यास। मालाबार युद्धाभ्यास आपको पता है 4 देशों के मध्य होता है, जापान, अमेरिका, भारत और ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों यदि बात करें, हाल ही में मालाबार युद्धाभ्यास का आयोजन किया जाएगा। यह कहां पर किया जाएगा? तो बंगाल की खाड़ी में इसका आयोजन किया जाएगा।
अब हम मालाबार से संबंधित कुछ बातें आपसे बताते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि जब शुरुआत में मालाबार युद्धाभ्यास होता था तो यह कितने देशों के मध्य होता था। जब शुरुआत में 1992 में इसकी शुरुआत की गई थी तो इसमें केवल यूएसए यानी अमेरिका और भारत ही शामिल थे, परंतु इसमें कुछ समय बाद जापान शामिल हुआ और हाल ही में 2020 में इसमें ऑस्ट्रेलिया शामिल हो गया है। तो कुल मिला के इन चारों देशों के समूह को क्वाड समूह के नाम से भी जाना जाता है और इन्हीं के मध्य एक युद्धाभ्यास होता है जिसका नाम है मालाबार युद्धाभ्यास। मैं चारों जो नाम है आपके लिए लिखकर लेकर आया हूं, इन्हें आपको याद रखना है। जापान, अमेरिका, भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य मालाबार युद्धाभ्यास होता है और भारत की तरफ से इस युद्धाभ्यास में हाल ही में आईएनएस रणविजय सहभागिता करेगा। तो आपको इन सारे क्वेश्चनों के साथ यह क्वेश्चन याद रखना है। अब हम लिए चलते हैं आपको कुछ इंपोर्टेंट मालाबार युद्धाभ्यास से और अन्य युद्धाभ्यासों से संबंधित कुछ बातों पर। आइए तो आप देख लीजिए इन सभी प्रश्नों को और मेरे साथ नोट डाउन करना ना भूलिए। ये कुछ इंपोर्टेंट युद्धाभ्यास हैं जिनकी लिस्ट में आपके लिए बनाकर लेकर आया हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इंदिरा युद्धाभ्यास यह भारत वर्सेस रूस के मध्य हुए हैं और इसमें तीनों सेनाओं के द्वारा सहभागिता की जाती है। इसी के साथ काजिंद युद्धाभ्यास यह भारत और कजाकिस्तान के मध्य होता है। जायद तलवार युद्धाभ्यास यह भारत और यूएई के मध्य होता है। इसी के साथ वज्र प्रहार यह भारत और अमेरिका के मध्य होता है। नॉर्डिक एलिफेंट यह भारत और मंगोलिया के मध्य होता है। युद्धाभ्यास, केवल इसका नाम युद्धाभ्यास है, यह भारत और अमेरिका के मध्य होता है। तीन इंपोर्टेंट, वरुण, शक्ति और गरुण, यह तीनों युद्धाभ्यास किसके साथ होते हैं तो भारत और फ्रांस के मध्य वरुण, शक्ति और गरुण युद्धाभ्यास होते हैं। तो यह आपको फैक्ट काफी पसंद आया होगा। आइए अब हम शुरुआत करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो इसे आप देख लीजिए और इससे संबंधित कुछ फैक्टों के साथ साथ मैं आपके लिए एक इंपॉर्टेंट बॉक्स ऑफ द डे लेकर आया हूं। ये इंपॉर्टेंट बॉक्स ऑफ द डे में आपके लिए क्या महत्वपूर्ण होगा तो इसे आपको याद करना बहुत जरूरी है। यह काफी बात करें तो काफी हिलकाने वाला टॉपिक है, लेकिन आज मैं इस टॉपिक को आपको क्लियर करा दूंगा और आप इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। अक्सर इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज होने का एक ही चांस है जो आज खत्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इलाहाबाद के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं तो हाल ही में बात करें कि 8 मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा हाल ही में 8 नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है और इसी के क्रम में इलाहाबाद के नए मुख्यमंत्री बने हैं जस्टिस राजेश बिंदल। आप देख सकते हैं जस्टिस राजेश बिंदल को इलाहाबाद हाई कोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश चुना गया है। दोस्तों देख सकते हैं आप 8 नए मुख्य न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किए गए हैं तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा नियुक्त किए गए हैं। राजस्थान हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं जस्टिस कुरैशी। यह कहां से आए हैं तो त्रिपुरा से ट्रांसफर होकर यह राजस्थान हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बनने वाले हैं। इसी के साथ मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री नहीं माफ करिएगा दोस्तों, मुख्य न्यायाधीश यह जस्टिस आर.वी. मालीवत होने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है आपके लिए, तो इसे आपको याद रखना है क्योंकि इससे भी आपका एक क्वेश्चन 100% बन सकता है। यह क्वेश्चन करंट अफेयर का बाप है, तो आपको इसे जरूर याद रखना है। लिख कर देता हूं, यह क्वेश्चन 100% छपेगा। एसएससी जीडी का पेपर हो, एसएससी का पेपर हो, किसी भी वनडे एग्जाम का पेपर हो, यह क्वेश्चन आपकी परीक्षा में छपेगा, 100% छपेगा। लिख लीजिए इस बात को। अब हम देखते हैं आपका एक इंपोर्टेंट बॉक्स जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो देख सकते हैं इंपोर्टेंट बॉक्स ऑफ द डे है जो कि आपकी एक समस्या को हल कर देगा। नोट, तेलंगाना की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है हिमा कोहली। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संयुक्त हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश बने हैं यह पंकज मित्तल हैं। इसी के साथ आपको याद रखना है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश यह कौन है, एन.वी. रमन्ना। यह 48वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश है। छिया CJI ऑफ इंडिया, एन.वी. रमन्ना इज अ नंबर ऑफ 1480। ठीक है, आपको याद रखना है 48। अब हम देखेंगे इंपोर्टेंट बॉक्स ऑफ द डे। यह 3 जानकारियां आपके लिए इंपोर्टेंट है। जैसे हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, इनका नाम है लीला सेठ। जी हाँ दोस्तों, हाई कोर्ट की पहली मुख्य न्यायाधीश पूछा गया है तो यह होंगी लीला सेठ। हाई कोर्ट की अगर पहली न्यायाधीश पूछता है तो यह होंगी अन्ना चांडी। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आपको याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश, जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश तो यह होंगी फातिमा बीबी। जी हाँ दोस्तों, आज तक हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में अभी तक किसी भी महिला को क्या नहीं नियुक्त किया गया है तो मुख्य न्यायाधीश नहीं नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, यदि 2021 में यदि हम बात करें
तो मुख्य न्यायाधीश के उम्मीदवार बनने वाले हैं जस्टिस नगरत्ना। जी हाँ दोस्तों, जस्टिस नगरत्ना इस बार उम्मीदवार हैं सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने की। इन पॉइंटों को आपको याद रखना है इस क्वेश्चन से। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आई हो, आप यहाँ तक पहुंचे हो, तो वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर लेना। काफी मेहनत लगती है ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए, तो आपके लिए मैं लेकर आया हूं और आपके इस डाउट को मैंने आज क्लियर कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, अब हम शुरुआत करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी धमाकेदार तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूं और पढ़ाने वाला हूं। तो आइए चलते हैं इसकी ओर। क्वेश्चन नंबर 9, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक। तो हाल ही में एक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी के द्वारा एक सूचकांक जारी किया गया है और इस सूचकांक का नाम है वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक। और इसके तहत 3 इसके आधार हैं और इसमें बताया गया है कि किस प्रकार से एक व्यक्ति गरीब हो सकता है। इसके 3 आधार हमें बताए गए हैं। एक, गरीबी का कारण क्या हो सकता है कि उस क्षेत्र में या तो शिक्षा की कमी है या उस व्यक्ति में उस क्षेत्र में क्या है, शिक्षा की कमी है, बहुत ही ज्यादा शिक्षा की कमी है, तब वह व्यक्ति गरीब हो सकता है। एक, अच्छा स्वास्थ्य की वजह से वह व्यक्ति गरीब हो सकता है और एक, वह गरीब होगा आय स्तर के कारण, यानी उसका आय स्तर काफी खराब होगा और इसी के कारण वह गरीब हो सकता है। तो इसके 3 मुख्य आधार हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और आय स्तर। संयुक्त राष्ट्र यानी यूएनडीपी और इसी के साथ ऑक्सफोर्ड के द्वारा यह सूचकांक जारी किया गया है। इसके आंकड़े यदि हम बात करें, 6 अरब लोगों के आंकड़े इसमें प्रदान किए गए हैं। सर्वाधिक जो यदि बात करें गरीबी क्षेत्र है, यह 85% गरीब क्षेत्र सहारा यानी कि अफ्रीका महाद्वीप में है। ठीक है दोस्तों, इस वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक में। आशा करता हूं आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन तो इतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं आपके लिए लेकर आया हूं रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, साहित्य, अर्थशास्त्र, शांति और चिकित्सा, इन 6 के 6 नोबेल पुरस्कार विजेताओं के नाम। तो आपको किसी भी ट्रिक की कोई आवश्यकता नहीं है, एक बार इस वीडियो को आप देख लीजिए, 1 से 2 बार इस वीडियो को देख लीजिए। काफी इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल रहने वाला है यह क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से। तो एक बार आपको केवल इस वीडियो को देखना है, इस क्वेश्चन को समझना है। देखते हैं क्वेश्चन हमारा, आर्थिक विज्ञान या अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। तो बात करें, यह 3 लोगों को प्रदान किया गया है। डेविड कार्ड, दोस्तों आप समझ रहे होंगे, डेविड कार्ड है ना, इसी के साथ जोशुआ गुइडो इम्बेंस। कौन? गुइडो इम्बेंस, जोशुआ और डेविड कार्ड। जी हाँ दोस्तों, इन्हें श्रम अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में काफी अच्छा अपना योगदान दिया है और एक नई चीज की खोज की है, जिसके लिए इन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अर्थशास्त्र यदि हम बात करें, जब शुरुआत की गई थी नोबेल पुरस्कारों की, तब अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता था, लेकिन 1968 में इसकी घोषणा कर दी गई और 1969 से यह प्रदान किए जाने लगे। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं कि हाल ही में 2021 के जितने भी नोबेल पुरस्कार हैं, यह किन किन को और किस क्षेत्र में दिए गए हैं। तो रसायन विज्ञान का यह नोबेल पुरस्कार है और यह 3 लोगों को दिया गया है, बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन। इसी के साथ भौतिक का जो नोबेल पुरस्कार है, यह हेसलमैन, मनामे और पारिसी को दिया गया है। इसी के साथ साहित्य का आपको पता है अब्दुल गुरनाहा को दिया गया है। इसी के साथ अर्थशास्त्र का डेविड कार, जोशुआ गुइडो इम्बेंस को दिया गया है। शांति का नोबेल पुरस्कार आपको याद रखना है, यह इंपॉर्टेंट रहा है, हर बार परीक्षा में पूछा भी जाता है। मारिया रेसा और दिमित्री मुराटोव, इन दोनों को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इसी के साथ चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार डेविड जूलियस और पेटा पोर्टोनियम को दिया गया है। यह सारे नोबेल पुरस्कार मैं आपके लिए लेकर आया हूं, तो इन्हें आपको जरूर देखना है। एक बार इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखना है। जो अंत तक आया है वही परीक्षा को नस्तेनाबूद करेगा, उसे जीत सकेगा। अब हम बात करेंगे आज के हमारे फूल पत्ती वाले सवाल की, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में सही देना है। इसी के साथ मैं आपको जो कल वाला क्वेश्चन था, इसका भी आंसर बताऊंगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। कल वाला जो हमारा सवाल था, उसमें पूछा गया था कि हाल ही में कौन सा राज्य दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में आपको पता है कि दालचीनी की संगठित खेती की शुरुआत की गई और यह पहला राज्य हमारा हिमाचल प्रदेश। कौन सा? जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। देखते हैं आज का हमारा फूल पत्ती वाला सवाल कौन सा है। तो इसका आंसर आपको सही देना है एकदम। वाइल्ड लाइफ इनोवेटर अवार्ड 2021 से किसे नवाजा गया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि वाइल्ड लाइफ इनोवेटर अवार्ड 2021 से किसे नवाजा गया है। आज के हमारे सभी क्वेश्चन हैंड रिटन नोट्स समाप्त होते हैं। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर आपको मैं मनमोहन सविता नोट्स वाला आपको सभी नोट्स प्रोवाइड कराता है।
जी हाँ, खासकर आपको 1 साल के करंट अफेयर नोट्स इसी टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाले हैं, जिसके लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दिया है। तो आपको वीडियो पसंद आई होगी, आशा करता हूँ ऐसी। तो यदि मुझे तो पता नहीं चलेगा, एक ही बात से मुझे पता चलेगा, यदि आप लाइक करेंगे या कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ेंगे, तभी मुझे पता चलेगा कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा है, अंत तक देखा है। तो बस इसी के साथ हम आपसे अलविदा चाहेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें, व्यस्त रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।